और चलिए सीधे अपडेट के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का, जो कि लगातार इस अहम मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। खुर्रम, सबसे अहम बात 29 जनवरी की तारीख आई है, उसके अलावा क्या कुछ और खास? देखिए, आज जिस तरह से समाज शुरू हुई और राजीव धवन ने जिस तरह से 1997 के एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जस्टिस यू ललित, जो उस वक्त के बीजेपी के उत्तर प्रदेश में वजीर आला थे, जिस वक्त 1992 में बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम अमल में आया था, उस पर उन्होंने एतराज़ जताया। उनकी तरफ से जस्टिस यू ललित एक वकील के तौर पर पेश हुए थे, क्योंकि वो बेंच में शामिल थे। हालांकि राजीव धवन ने बाद में चीफ जस्टिस को सॉरी भी बोला कि उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस मामले से सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को आगाह कराना चाहते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस यू ललित से बात की और उसके बाद जस्टिस यू ललित ने बेंच से अलग होने का फैसला किया। तो नई बेंच अब बनेगी दोबारा से, क्योंकि 5 रुकनी बेंच ही होती है या 3 रुकनी बेंच होती है, जिसके बाद केस सुना जाता है। तो अब 29 जनवरी को उससे पहले एक बेंच बन जाएगी, उसके बाद यह सुनवाई होगी। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई में अभी और देरी हो रही है और एक और तारीख मिल गई है। हालांकि हमने देखा था कि दोनों ही फरीक ये चाहते थे इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन जिस तरह से राजीव धवन ने एक बात उठाई और जस्टिस यू ललित ने जिस तरह से एक कहना चाहिए कि उन्होंने अखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, क्योंकि उन पर इस मामले में सवाल उठ चुका है, तो उन्होंने इस बेंच से अलग होने का फैसला किया। तो देखा जाएगा कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पूरे तौर पर पूरे हो रहे हैं और यही वजह है सुप्रीम कोर्ट पर सभी को एतमाद है और इसी एतमाद को बरकरार रखने के लिए शायद जस्टिस यू ललित ने बेंच से अलग होने का फैसला किया है। तो अभी यही सबसे बड़ा ब्रेक है कि अभी सुनवाई शुरू नहीं हो रही है, अभी थोड़ी सी देरी होगी। खुर्रम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इससे पहले भी हम बुलेटिन में बात कर रहे थे कि बहुत हजारों सफात पर मुश्तमिल है, बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। इससे पहले भी जो है बहुत सारी सुनवाइयां हो चुकी हैं। आज का जरा बराह रास्त मंजर हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे दस्तावेजात जो है उनके बंडल के बंडल कोर्ट में आए हैं। बिल्कुल, सारे ही वकील वहां पर पहुंचे थे और काफी बड़ी तादाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में वकला का जमावड़ा लगा था। खासतौर से राजीव धवन जो है, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, मुस्लिम फरीक के वकील हैं, उन्होंने आज जो है शुरुआत की। लेकिन एक बात और भी हमें समझना चाहिए कि उन्होंने शुरुआत इस वजह से की क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो पहला अपीलेंट है इस पूरे मामले में, वो जो है क्योंकि इसमें उनकी तरफ से जो कहना चाहिए आर्गुमेंट्स की शुरुआत होनी थी, तो आज उन्हीं की तरफ से आर्गुमेंट की शुरुआत हुई और पहला आर्गुमेंट जो बड़ा आया वो जस्टिस यू ललित को लेकर के आया और उसके बाद जो है ये सुनवाई टालनी पड़ी, क्योंकि 5 जजों की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। उसके बाद जो है देखना होगा अब कौन जो है बेंच में शामिल किया जाएगा। एक नई बेंच आएगी और कहना चाहिए, मानना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रंजन गोगोई हैं, वो एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के जरिए से एक बेंच तय करेंगे। 29 जनवरी से पहले ये तय हो जाएगा और उसके बाद ही जो है इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन देखा जाए एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले का जमावड़ा है। हालांकि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो समाज की रूपरेखा है, हिकमत अमली है, लाएअमल है, वो कैसे हो, टाइम बाउंड हो, रोजाना की बुनियाद पर हो, उस पर बात होगी। लेकिन आज क्योंकि बेंच ही पूरी नहीं है तो कैसे यह फैसला किया जा सकता था, इसलिए एक नई तारीख मिल गई है और 29 जनवरी को उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से जो है इस मामले की समाअत होगी। अगर देखा जाए समाअत कितनी तवील हो सकती है तो हमें देखना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 8000 पेज का फैसला प्रिंटेड में 3 मोटे मोटे वॉल्यूम में 4000 पेज लिखे हुए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जाना है, हर पहलू पे बहस होनी है। इस पूरे मामले में 14 जो फरीक हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि अहम तौर पर जो है वो 3 ही फरीक हैं, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, ये 3 ही जो है जो अहम पार्टियां हैं। लेकिन 14 केसेस हैं जो इस पूरे मामले में दाखिल किए गए हैं, तो उन पर भी बात होनी है। हमने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया था तो
3 जगह पर जो है जमीन को बांट दिया गया था बराबर बराबर। तो अब क्योंकि ये सारे फैसले को आने में कितना वक्त लगेगा ये हमें समझना होगा, लेकिन 40,000 जो है वो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेजात हैं। इसके अलावा ASI की जो रिपोर्ट है वो भी है कि वहां पर जिस तरह से खुदाई हुई थी वहां पर क्या कुछ हासिल हुआ, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा और उसके बाद ही ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। हिना जी खुर्रम, जिस तरह से लगातार आप वहां पर तमाम हिना देखिए हमारे साथ हिना हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बाबरी मस्जिद कमेटी कन्वीनर कासिम रसूल इलियास जुड़ रहे हैं। कासिम भाई, कोर्ट में आज जिस तरह से बात रखी तो उससे साफ हो गया कि आपकी तरफ से एक ऐसा ऑब्जेक्शन आया जिसके बाद देरी हो रही है इस मामले में। देखिए, साफ बात यह है कि बेंच ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो और उस पर कोई इल्ज़ाम ना हो, मतलब ये कि वो किसी को अपीयर न हुई। तो हमारे वकील ने डॉक्टर राजू धवन ने इस मसले को उठाया कि इसमें जस्टिस ललित जो हैं वो इससे पहले कल्याण सिंह के केस में पेश हो चुके हैं बावजूद वाले इशू पर, इसलिए उनकी मौजूदगी जो है इस केस को मुतासिर करेगी। चुनांचे कोर्ट ने इस बात को इंडोर्स किया और ये कहा कि ठीक है, हम इसको रेस्क्यू करते हैं इस ऑर्डर को और नई बेंच बनाएंगे और 29 तारीख को इसकी हेयरिंग होगी। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो केस है ये खासा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें 8,000 पेज का जजमेंट है, 42,000 पेज के डॉक्यूमेंटेशंस हैं और डॉक्यूमेंटेशन का जो ट्रांसलेशन कराने का काम पार्टियों को दिया गया था, हम उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करेंगे और ये इसमें वक्त लगेगा। तो 29 तारीख को अब अगली डेट लगी है और 29 तारीख को इस मसले को सुना जाएगा नई बेंच के सामने। बहरहाल बात कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है, चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे राजू धवन हो, लेकिन जब भी बात आती है ये ज़रूर कहा जाता है कि मुस्लिम फरीक की तरफ से ही देरी की बात होती है। हालांकि जो दूसरे फरीक हैं, हिंदू जो फरीक है, वो ये कहता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुनवाई हो। आखिर देरी आप ही की तरफ से क्यों हो जाती है? कुछ ना कुछ अड़ंगा ऐसा क्यों लग जाता है? देखिए, साफ बात यह है, देखिए जब भी आप इस केस को सुनेंगे तो जो जजेस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका माजी या उनके कैरेक्टर पर कोई किस्म का ऐसी क्वेश्चन सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि ये खुद चीफ जस्टिस ने ये माना कि ये गलती उनसे हुई है कि उन्होंने जस्टिस ललित का बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। तो ये बिल्कुल इंसाफ की और जस्टिस की बुनियादी बात है कि जो बेंच बैठी हो उस बेंच के अंदर जो लोग हों शामिल, वो लोग सही लोग हों और उन पर किसी किस्म का सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो हमारे तरफ देर होने की क्या बात है भाई? हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष बेंच होनी चाहिए जिसके सामने ये मसला पेश हो ताकि सही फैसला हो सके। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमने देरी करने की कोशिश की। जाहिर बात है कि देरी होने दीजिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए इस केस के अंदर, हमारा मानना ये है। और इस बात की जल्दी किस बात की है? आपको 50 साल से आप इस केस को सुन रहे हैं, अगर 2-4 साल और लग जाएंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई आसमान ज़मीन पर नहीं आ जाएगा। मुझे ये भी बताइए कि बड़े बड़े बंडल आप लोग लेकर के गए थे, पूरे तौर से तैयारी थी आज के लिए? हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी। देखिए, डॉक्टर राजू धवन पूरी तरह तैयार होकर आए थे, राजू रामचंद्रन तैयार थे, इसमें हमने मीनाक्षी अरोड़ा को भी इंगेज किया है, वो भी तैयार थी। इसके अलावा एडवोकेट शेखर नाफड़े साहब भी इसमें अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा दुशान दवे भी अपीयर हो रहे हैं। ये सब तैयारी के साथ में हम लोग इस वक्त आए थे केस। अगर आज केस शुरू होता तो हमारे तरफ से आर्गूमेंट होता। खुर्रम यहाँ पर एक सवाल करना चाहेंगे। खुर्रम हम यहाँ पर एक सवाल करना चाहेंगे जफरयाब जिलानी साहब से, अगर उनके पास वक्त है थोड़ा सा। हम ये सवाल करना चाहेंगे, इस जो पूरी कार्रवाई चलती रही, कार्रवाई जो है वो चलती रही, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे दूसरे जो दुश्वारियां हैं वो भी आती रहीं और साथ ही ये कहा जाता रहा बहुत सारे दूसरे फरीक भी जो है वो बीच बीच में कहीं ना कहीं सर उठाते रहे। लेकिन पूरे मामले पर जिस तरह से कासिम रसूल इलियास साहब या इनका पूरा जो एक बेंच रही है, पूरा जो इनका एक मौकफ रहा, वो पूरी तरह से अड़े रहे कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे और ये जो छोटी छोटी चीजें जो है इससे इस फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक जो मुस्तकिल मिजाजी रही, ये यकीनन काबिल तारीफ है। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूं उनसे। कासिम भाई, हमने देखा कि आप लोग बराबर ये कहते रहे कि हम अदालत का हल फैसला मानेंगे, चाहे हमारे फेवर में आए चाहे हमारे खिलाफ आए, लेकिन हमने देखा कि अभी ये जो मुस्तकिल मिजाजी है ये कब तक कायम रहने वाली है? नहीं, देखिए, ये बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बहुत पहले ही वाजे कर चुका है कि इस मसले का फैसला या तो बातचीत से हो या अदालत से हो। लेकिन चूंकि बातचीत के तमाम दौर नाकाम हो चुके हैं, इसलिए हमने ये स्टैंड लिया है
कि अब अदालत जो फैसला करेगी हम मान लेंगे। तो जाहिर बात है कि हम ये बात बहुत साफ कह चुके हैं, अदालत का फैसला जो भी होगा इंशाल्लाह हम मानेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत के अंदर अपने पक्ष को पूरी ताकत और क़ुव्वत से रखें। हालात हमारे हक़ में हैं, लैंड रिकॉर्ड हमारे हक़ में, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे हक़ में है, शहादतें हमने पेश की हैं, टाइटल सूट कोर्ट ये वाजे कर चुका है कि ये टाइटल सूट है, यहाँ फेथ के बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, यहाँ सबूतों के बुनियाद पे फैसला होगा। तो इंशाल्लाह सबूत पूरी तरह से हमारे हक़ में है और हमें तवक्को है इंशाल्लाह अज़ीज़ ये फैसला हमारे हक़ में जाएगा। फिर इस तरह का सवाल क्यों उठ रहा है कि एक कोई भी मुस्लिम जज इस पूरी बेंच में शामिल नहीं है? मीडिया में आप ही के वकला की तरफ से इस तरह का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि अगर मुस्लिम जज होता तो जो एतमाद है मुस्लिम कम्युनिटी का उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता था। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि हमने इस तरह कोई स्टैंड नहीं लिया, जो भी बेंच होगी वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। हमने सिर्फ ये बात कही थी कि इसके अंदर चूंकि मस्जिद का मामला है और मस्जिद की हैसियत एक वक्फ की प्रॉपर्टी की हैसियत होती है, तो जो आदमी भी इसके अंदर हो वो वक्फ के एक्ट से और वक्फ के मामला से वाकिफ़ होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम जज हो, हमने ये कहा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, वक्फ एक्ट, इन सब चीज़ों पे जिस आदमी को अथॉरिटी हो ऐसे आदमी को भी इस बेंच पे इंक्लूड किया जाए, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारे तरफ से इस तरह का कोई इतराज़ नहीं है, जो बेंच बनी है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अलबत्ता इस बेंच के अंदर चूंकि एक जज के सिलसिले में हमारा इतराज़ था जिसको हमने आज उठाया और कोर्ट ने इसको मान लिया और ये कहा कि हम दोबारा बेंच बनाएंगे। जी जी जी, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ज़फरयाब जिलानी साहब इस मामले रईस साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और खुद रईस साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल आर्डर में चूँकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, मैं नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर, जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस, दे आर ऑनेस्ट, दे आर सिंसियर, देयर इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, दे आर इम्पार्शियल। तो सर, एक आपको लगता है ना यूजुअल रिलीजी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था क्योंकि वो अपीयर उनको याद शायद नहीं था। जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज भूरे वर्सेस कल्याण सिंह, याद आया। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए देखिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर, करना भी सही ठीक है। तो नाज़रीन, ज़फरयाब जिलानी जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, अदालत का जो भी फैसला है, उस पर उनको पूरा यकीन है। जिस तरह से हम खुर्रम से बात कर रहे थे, खुर्रम आपके साथ अभी कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद थे, उनका भी यही कहना था। मुस्लिम जज की जो बात आई यहां पर यह बिल्कुल साफ है कि इंसाफ के ऊपर पूरी तरह से यकीन जाहिर किया गया है। बिल्कुल इंसाफ के ऊपर पूरा यकीन जाहिर किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कासिम रसूल इलियास ने, कोई ऐसा जज जरूर होना चाहिए जो वक्फ के मामला समझता हो, रेवेन्यू मामला समझता हो और जो रिकॉर्ड के चीज़ों को समझता हो, ऐसा जज जरूर होना चाहिए। इसी को लेकर के ये बात आई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बेंच बनेगी हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद है। देखिए, इस मामले में देखना चाहिए कि बहुत पुराना मामला है, आज़ादी से पहले का मामला है। तो बिल्कुल इस मामले में क्योंकि वक्फ के रिकॉर्ड भी हैं, लैंड के रिकॉर्ड भी हैं, तो वो उन्हीं शवाहिद पर जो है फैसला होना है। हालांकि हमने देखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है क्योंकि फेथ का मामला भी आता है, फेथ का मामला आता है क्यों आर्टिकल 25 है यानी राइट टू रिलीजन, उसी की वजह से, क्योंकि फेथ कब से हो सकता है, आस्था कब से हो सकती है, क्या वो सबूत बन सकती है,
उस पर भी क्योंकि बात होनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो तय कर देगी, क्योंकि अगर इस किसी तरह का फैसला आता तो बाद में भी रेफर होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाता, तो सीधे तौर पर आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है, ये मुस्लिम फरीक का ये मानना है और वो काफी खुश हैं। लेकिन हमें एक बात और भी देखनी चाहिए कि इस मामले में ये बार बार ये बात कही जाती है कि बहुत जल्द फैसला आ जाए, 2019 से पहले फैसला आ जाए। सियासी दबाव भी होता है और सियासी बयानबाजी भी लगातार सुनने में आती है, धैर्य जवाब दे रहा है, इस तरह की बातें भी होती हैं। हमें समझना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जस्टिस एसयू खान की जो बेंच थी, जिसमें जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शामिल थे, उस आखिरी बेंच ने 100 दिन तक सुनवाई की थी इस पूरे मामले की। तो ये समझना चाहिए कि कम से कम ये मामला 100 दिन तो चलना ही चलना है। और इसी के साथ साथ एक बात और भी समझनी चाहिए, जस्टिस एसयू खान जो है जस्टिस रिफत आलम की जगह आए थे, क्योंकि जस्टिस रिफत आलम का उसमें ट्रांसफर हो गया था और फिर उनको बहुत ही शॉर्ट में जस्टिस एसयू खान को चीजें जो है उनके सामने लाई गई थी। हालांकि पूरे तौर पर वो सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि 2 जजेस जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस धर्मवीर शर्मा इस 1 साल तक पूरे मामले को सुन चुके थे, तो बहुत चीजें जो है शॉर्ट में उनको बताई गई थी। उसके बाद भी 100 दिन तक सुनवाई हुई थी, तो ये एक बड़ा मामला है और हमें ये समझना चाहिए कि कानूनी तौर पर अगर इसकी समाअत बहुत तेजी के साथ होती भी है, तब भी जो है 100 दिन तक ये मामला खींचने वाला है। कोई बहुत ज्यादा जल्दी जो है इस वाले मामले में कोई फैसला आ जाए, इस तरह की बात सोचना जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा माकूल नहीं होगा। तो बहरहाल आज सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो एक नई बेंच बनाएगा, जिस तरह से जस्टिस यूयू ललित जो है इस मामले से अलग हो गए हैं, जब उन पर 1997 के एक मामले को लेकर जब वो जो है साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह की तरफ से बाबरी मस्जिद इंहिदाम को लेकर के क्रिमिनल केस में पेश हुए थे और राजीव धवन ने उन पर एतराज उठाया, तो इस बेंच से अलग हो गए। अब नई बेंच बनेगी और उसके बाद ही 29 जनवरी से इस पूरे मामले की जो है सुनवाई आगे होगी और ये भी तय होगा कि कैसे इस मामले की आगे सुनवाई होगी, क्योंकि बेंच को तय करना है तो बेंच बनेगी और बेंच ही ये तय करेगी, है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका इस तमाम तर डिटेल बातचीत के लिए, आपके मेहमानों का भी शुक्रिया। एकदम गलत है, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और ये 2020 से 2040 तक देश को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक रिपोर्ट बनाया है। देश को इसका गर्व होगा और इसलिए ये मैं जो झूठ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है खबर और ऐसा कोई भी सिफारिश नहीं है।